प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले टिकट्स की तकसीम से पहले नून लीग में लड़ाई। शाहिद खाकान अब्बासी की बगावत के बाद हालात मजीद बिगड़ गए। नारोवाल से दानियाल अजीज और एहसन इकबाल के दरमियान टाकरा। अपने पैनल की हिमायत के लिए एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार कर दी। रावलपिंडी में हनीफ अब्बासी और नासिर भट्ट आमने सामने। इसके अलावा बात करेंगे मुल्तान में भी नून लीग इंतशार का शिकार। जावेद हाशमी ने भी बगावत का इंदिया दे दिया। नवाज शरीफ की लीडरशिप पर कई सवालात खड़े कर दिए। मुल्तान में भी कई हलकों में फूट पड़ गई। टिकट्स पर लड़ाई, क्या नून लीग मामलात संभाल पाएगी? इसके अलावा बात करेंगे सेनेट की कायमा कमेटी बराए तिजारत का इजलास। 13 सरकारी इदारे ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के 259 अरब रुपए के नादहिंदा निकले। बैंकों को रोजाना $6 लाख सूद दिए जाने का बड़ा इंकशाफ। अरकान कमेटी हैरान और परेशान रह गए। आज सेनेट कमेटी में क्या इंकशाफात हुए, जानेंगे आंखों देखा हाल रऊफ क्लासरा की ज़बानी। और हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर आसिफ किरमानी, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आसिफ किरमानी साहब। वालेकुम सलाम रबिया बीबी। वालेकुम सलाम रऊफ क्लासरा साहब। थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। सर इट्स आवर प्लेयर ऑनर सर। जी किरमानी साहब आपको वेलकम करेंगे। जी क्लास साहब ओवर टू यू। सर आप ये सारी सिचुएशन देख रहे होंगे इस वक्त। सर ऑल ऑफ सडन अब तक हमें लग रहा था जो आपकी जमात है वो यूनाइटेड है और ये क्रेडिट भी दिया जाता था। देखें जी कि इनके ऊपर इतने माजी में इन पर सख्तियाँ पड़ी, पहले जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में, फिर हमने देखा बाद में भी 2017-18 के बाद भी, इमरान खान साहब के दौर में भी कि यूनाइटेड रही है, कभी कहीं से नज़र नहीं आता था। अगर कुछ छोटी मोटी बातें होती थी तो पार्टी में, हर पार्टी में, जमहूरी पार्टी में होती हैं सर, इट्स अंडरस्टैंडेबल। अब हमने देखा यकदम जो ही इलेक्शन आए सर, 3 ये महाजों से बातें सामने आना शुरू हो गए। नारोवाल सियालकोट से आ रही हैं सर, फिर उसके बाद मुल्तान से आ रही हैं, इधर से रावलपिंडी से उस नासिर भट्ट साहब और ये हनीफ अब्बासी साहब, दानियाल अजीज साहब और एहसन इकबाल साहब। हमारे जो मेहरबान है आपको पता जावेद हाशमी साहब, वो वैसे वन मैन आर्मी है। तो हाउ डू यू व्यू दैट सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ क्लासरा साहब और रबिया बीबी। देखें रऊफ साहब, आप माशाल्लाह आप भी सहाफत के पुराने खिलाड़ी हैं सर, और सहाफत और सियासत का एक चोली दामन का साथ होता है। जब भी इलेक्शंस आते हैं और पार्लिमानी बोर्ड्स बनते हैं तो हर उम्मीदवार की ये ख्वाहिश होती है कि उसको भी टिकट मिले, और फिर उसकी ये भी ख्वाहिश होती है कि अगर वो नेशनल असेंबली का टिकट अप्लाई कर रहे हैं तो नीचे उसकी एमपीए जॉन से उसके साथ वो कंफर्टेबल हो। ये जो मामला हुआ है दानियाल साहब का और एहसन इकबाल साहब का, मैं ये समझता हूँ दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये मामला जौन सा था, हालांकि ये एक मैटर को बड़ी इजीली रिजॉल्व किया जा सकता था कि दोनों आपस में बैठ जाते और इसको एक जग हसाई का मौका ना मिलता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दानियाल साहब, स्पेशली उन्हीं की बात करूंगा, उन्होंने इसको आके मीडिया में भी बात की और इसको इन ए बैड टेस्ट मैं तो ये कहूँगा। और फिर वो ना सिर्फ ये कि वो टिकट के मामले पर नाला हैं, वो फिर और भी जो उनको बातें नहीं करनी चाहिए वो भी उन्होंने की। तो मैं समझता हूँ कि दिस इज अनफॉर्चुनेट। तो पार्टी की जो लीडरशिप है उसको जरूर इसका उन्होंने नोटिस भी लिया है। क्योंकि देखिए एक हलके में रऊफ साहब सीट पर कई उम्मीदवार अप्लाई करते हैं, लेकिन टिकट उसी को मिलता है जिसको पार्लिमानी बोर्ड जो होता है वो उसको रिकमेंड करता है जी कि ही इज द बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट फॉर दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड स्पेशली अंडर द सर्कमस्टेंसेस कि जो इस वक्त पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, वो कहते हैं ना गलती की गुंजाइश निश्ता। देखिए इस वक्त जो लोगों के असल इश्यूज हैं, महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी। आपका नौजवान मिडिल क्लास का पढ़ा लिखा नौजवान जो है वो हाथों में डिग्रियां लेके सड़कों पे खार हो रहा है। तो बजाय इसके कि हम इन नॉन इश्यूज को करें और अपने जाती मफादात की सियासत करें, हमें इससे अबव होना चाहिए। और अगर कोई हमारी टिकट का या कोई और इशू है वो नहीं होता रिजॉल्व तो कोई बात नहीं, लेकिन उससे कम से कम जो रियल इश्यूज हैं, काश के ये जो लोग आपस में टिकटों के मसले पर उलझते हैं या लड़ते हैं, काश ये इसी तरह जो कौमी इशू हैं, जो नेशनल इश्यूज हैं, जो पब्लिक के इशू हैं, जो पब्लिक पल्स है, उसके बारे में कम से कम ये बात करते तो मुझे बड़ी तसल्ली होती। लेकिन ये जो भी हुआ मैं इसे इन्हें बैड टेस्ट कहूंगा। और अगर उनको कोई वाकई शिकायत थी दानियाल साहब को
तो उन्हें चाहिए था या तो एहसन साहब से बैठ के बात कर लेते या फिर क़यादत की नॉलेज में लाते। इस तरह मीडिया में चले जाना, मैं तो इसका कायल नहीं हूँ। अच्छा सर, आपने बड़ी अच्छी बातें की। एक डेमोक्रेटिक पार्टी में डिफरेंसेस होते हैं, वो कोई प्राइमरी स्कूल की क्लास तो नहीं होती, आई अंडरस्टैंड, और हम इसी तरह लेने चाहिए कि डिफरेंट लोग, व्यूज़ के, अपनी आइडियोलॉजी के लोग आते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, डिस्कशन डिबेट्स होती हैं, मूव फॉरवर्ड। आप समझते हैं देयर इज़ ए पास्ट इसकी, एहसन इकबाल साहब की और दानियाल की ये कोई नई लड़ाई नहीं है। माजी में हमने देखा कि इनका एहसन इकबाल साहब का बेटा जो था वो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बनना चाह रहे थे, और इनके उस वक्त अगेन अल्लाह उनको बख्शे चौधरी अनवर अजीज़ चौधरी साहब हमारे बड़े मेहरबान थे, बड़े हमारे बुजुर्ग थे। तो उस वक्त मजबूर किया गया कि एहसन इकबाल साहब का बेटा नहीं बन पा रहा था डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन, उनके पास नंबर पूरे नहीं थे, चौधरी साहब के, दानियाल साहब के, इनके नंबर्स पूरे थे। लेकिन उस वक्त नवाज शरीफ साहब के दबाव डलवा के उन्होंने एहसन इकबाल साहब के बेटे को बनवा दिया था, जिस पे वो मतलब अपनी निजी महफिलों में, आई एम विटनेस टू दैट, वो इसका इजहार भी करते थे, जी देखेंगे हमारी गर्दन पे अंगूठा रख के उन्होंने एहसन इकबाल साहब को बनवा दिया। अब वही दानियाल को लगा है शायद कि जनाब ये फिर वही टाइम है कि उनका बेटा जो है उसको फिर उसी तरीके से टिकट देंगे, मेरे नीचे देंगे, तो शायद मुझे पब्लिक जाना चाहिए, मुझे बात करना चाहिए। सो डू यू थिंक दिस, वो जो ग्रज, ओल्ड ग्रज है जो पहले थी बलदियाती, मैंने जैसे बताया आपको फ्यू ईयर्स बैक, नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे मेरा ख्याल उस वक्त, तो स्टिल इट्स कैरिंग ऑन, और अभी तक पार्टी उनको वो नहीं कर सकी, इन दोनों का गैप ब्रिज नहीं कर सकी, एहसन इकबाल साहब का और इनका। देखिए मैं जहाँ तक समझता हूँ क्लासर साहब के हर हलके में कोई भी सियासी जमात हो, इस किस्म के इश्यूज सरफेस पे आते रहते हैं, और एहसन इकबाल साहब पार्टी के सीनियर हैं, दानियाल साहब उनसे जूनियर हैं, और लेकिन इनका जाहिर है माजी में भी एक माइनर इशू हुआ था जो मेरी नॉलेज में है। इसके अलावा जो आपने फरमाया, तो वो फिर मुझे नवाज शरीफ साहब ने हुक्म दिया कि भाई ये इनका जो मामला है इसको जरा, अगर एक उन्होंने फार्मूला पेश किया, नवाज शरीफ साहब ने मुझे हुक्म दिया कि ये उन तक कन्वे करो अगर इस तरह मामला सेटल हो जाए। तो वो भी जो मामला था वो सेटल हो गया था, लेकिन उसमें फिर लीडरशिप को आगे आके अपना फैसला सुनाना पड़ा था। मैं तो ये समझता हूँ कि इस चीज को बल होना नहीं चाहिए था। मैं अगर इस जगह हूँ, मैं तो एक मिडिल क्लास का एक वर्कर टाइप आदमी हूँ, लेकिन अगर मेरे सामने ये मसला आए तो मैं सबसे पहले चीज देखूं कि पार्टी के इंटरेस्ट में और उस हलके के अवाम के इंटरेस्ट में क्या चीज है जी। और मैं उस उम्मीदवार को रिकमेंड करूं जिस उम्मीदवार को उसके हलके के लोग जो हैं या जो उसके क्रेडेंशियल्स हैं उस पे मेरिट पे वो पूरा उतरता हो, चाहे वो एक्स का बेटा हो, चाहे वो वाई का कोई नीचे कैंडिडेट हो। Decision must be, based upon purely 100% on merits. अच्छा सर, आप भी जानते हैं, साहब ज़ाहिर है आप भी बड़े करीब हैं मियाँ साहब के, बड़ी आपकी रिस्पेक्ट है। सेनेट में हमने आपकी वहाँ पे कई फेरी स्पीचेस भी सुनी हुई हैं, ऑलवेज यू स्पीक फ्रॉम योर हार्ट। हमें एक तस्वर है, आप उसको प्लीज़ करेक्ट कीजिएगा, कि ये दानियाल अजीज़ साहब जो हैं, ये मरियम नवाज़ साहबा का जो कैंप था, जो उनका वो मीडिया सेल कह लें, जिसमें दानियाल साहब भी होते थे, ज़ुबैर साहब भी होते थे, आबिद शेर अली साहब भी थे, तलाल चौधरी साहब भी थे, और भी कोई 2-4 लोग होंगे जो बैठ के सारी पॉलिसी देखते थे। सो दानियाल को समझा जाता है कि ही इज़ वेरी क्लोज टू मरियम नवाज़ साहबा कैंप। एहसन इकबाल साहब को समझा जाता है कि ही इज़ वेरी क्लोज टू नवाज शरीफ साहब कैंप, उनके बड़े करीब हैं और बड़ी अहम, उन्होंने उनको वजारतें भी दी थी, इवन इंटीरियर मिनिस्टर है। तो आप क्या समझते हैं कि उसमें मरियम नवाज़ साहबा के एक फेवरेट एक कैंडिडेट हैं, एक नवाज शरीफ साहब के कैंडिडेट हैं, और वो साइलेंटली चुप करके देख रहे हैं कि लेट देम फाइट, उसके बाद बात तो हमारे तक आनी है, दोनों हमारे पास ही हैं कि हम ही फैसला करेंगे। सो हाउ डू यू सी दैट कि ऐसे ही है कि वो आराम से बैठ के उसको देख रहे हैं कि चले होने दें? नहीं, आराम से बैठ के तो बिल्कुल नहीं देख रहे, ये मैं आपको अर्ज कर दूं। और जहां तक आपने फरमाया कि कैंप्स की बात, उसको मैं इस तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि जब नवाज शरीफ साहब 2013 में प्राइम मिनिस्टर बने, तो चूंकि एहसन साहब पुराने चल रहे थे मियां साहब के साथ, और कंपैरेटिवली स्पीकिंग दानियाल साहब न्यू कमर थे एज कंपेयर टू एहसन साहब। और उस जमाने में चूंकि मीडिया की जो हैंडलिंग थी उसके लिए एक टीम की जरूरत थी, जो कि एक गैर सरकारी जो पार्टी की एक कम से कम नुमाइंदगी करे। तो उसमें मरियम बीबी जौनसी थी, उनके साथ जो दीगर जिन लोगों के आपने नाम लिए, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, उसमें दानियाल साहब भी थे। लेकिन मैं नहीं समझता कि मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ साहब के होते हुए किसी को वीटो का
पावर का हक हासिल है, और जो भी फैसला होगा वो नवाज शरीफ साहब ही करेंगे, और हो सकता है रिकमेंडेशन उनकी हो या किसी का सॉफ्ट कॉर्नर किसी के बारे में अच्छा हो। सर, आप एक समझेंगे सर किरमानी साहब कि बाज़ दफ़ा लोग किसी कोई पर्सन के लिए कुर्बानी अगर दे चुके हों, पर्सनल हूँ, प्रोफेशनल हूँ, बिजनेस हूँ, ज़ाती नुकसान बाद लोग देते हैं अपने लीडरशिप के लिए या अपने करीबी लोगों के लिए, वेयर एवर वो थिंक कि हमें इनके साथ लॉयल रहना है और लॉयल्टी पे चलना है। तो दोनों के क्रेडेंशियल्स बड़े स्ट्रांग हैं। अगर लॉयल्टी वाइज भी देखें, कुर्बानी वाइज भी देखें, मतलब दानियाल अजीज साहब कह सकते हैं कि मियाँ साहब मैं तो आपकी वजह से 5 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट से नाअहल हो गया, तो इन्हें अदालत जब आपको उन्होंने वो आपका ट्रायल कर रहे थे पनामा में, तो आई स्टूड और वहाँ पे खड़ा रहा और मैंने 5 साल के अपने आप को पॉलिटिक्स से आउट किया, जो कि मुश्किल होते हैं अपने ऊपर सियासतदान का दरवाजे बंद कर लेना, और वो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो इन्हें अदालत का। अगेन उनका बड़े क्रेडेंशियल्स हैं, जिसका वो मेरा ख्याल है ये पार्टी इस वजह से चुप भी है कि दानियाल ने अच्छी खासा उनका साथ दिया था उस वक्त। दूसरी तो ऐसे इकबाल साहब कहेंगे देखें जी मेरे ऊपर तो अटैक भी हुआ था फिजिकली, अल्लाह ने मुझे बचा लिया, सो मैं भी पार्टी का नैरेटिव लेके चल रहा था। सो इट्स वेरी मतलब ऑलमोस्ट पार्टी के लिए आई कैन अंडरस्टैंड बड़ा मुश्किल होगा कि दानियाल की साइड पे जाएं, ऐसे इकबाल साहब की साइड पे जाएं। दोनों के पलड़े जो हैं दोनों तकरीबन वो तो ये समझते होंगे कि हम भारी हैं। तो आप क्या लगता है आपको कि पार्टी फिर वो क्या करेगी, चुप करके देखेगी, या जो आप बता रहे हैं कोई नया फार्मूला जैसे पहले आपने निकाला था, आपको कोई नई ये ड्यूटी दी जाएगी कि जाएं किरमानी साहब, पहले भी आपने ये कबूतर जो है ना इनको आपने बिठा के कोई इनकी कोई दोस्ती कराई थी, फार्मूला निकाला था, आप जाएं दोबारा करें, तो उम्मीद है आपकी तरफ से? मैं तो अब देखें जी, मैं तो अब भाग भाग के वो घोड़ा हूं जो बूढ़ा हो गया हूं अब मैं तो। लेकिन बात ये है कि मैं ये समझता हूं कि ये जो फैसला होगा जो भी, उसमें नेचुरली किसी एक ना एक फ्रीक को पीछे हटना पड़ेगा। और वो कौन फरीक होगा? वैसे मैं आपकी बात काटूं, आपकी इतना माशाल्लाह तजर्बे, आपके वालिद साहब तरीके पाकिस्तान में कहते हैं बड़े करीब रहे, आपका खुद अपना पॉलिटिकल एक बहुत बड़ी एक यहाँ पे पार्टी के लिए या दीगर अदरवाइज पॉलिटिक्स पाकिस्तान के लिए आपका रोल है। आपकी रीडिंग क्या कहती है सर? आपने कहा बूढ़े हो गए, मतलब वो सियासतदान बूढ़ा हो जाए तो विजडम बढ़ती है सर, विद द एज वी ग्रो वी गेट वाइजर। सो व्हाट आपका वाइजर आपकी अप्रोच क्या कहते हैं, हु इज गोइंग टू मतलब किसको पीछे हटना पड़ेगा सर? देखिए मैं ये समझता हूं कि जहां तक मुझे मेरा जो अपना गैस वर्क है कि हो सकता है कि दानियाल साहब की जो ख्वाहिश है उसको कहीं और अकोमोडेट किया जाए, लेकिन चूंकि अभी उनको ज़ाहिर है कोई उन्होंने शो कॉज भी वगैरह भी शायद जारी किया है, उस पर उनको अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जहां एहसन इकबाल की बहुत कुर्बानियां हैं, वहाँ दानियाल ने भी, बेशक वो देर से मुस्लिम लीग नून में आए, लेकिन उन्होंने भी फ्रंट फुट पे आके उस दौर में JIT के दिनों में उन्होंने भी अपना किरदार अदा किया है। लेकिन मैं समझता हूं कि देखें क्रासरा साहब, अब मैं एक बात कहने लगा हूं सर, देखें सियासत के सीने में दिल नहीं होता, ठीक, इसलिए ये तो ग्राउंड रियलिटी पे देखा जाएगा। और मैं समझता हूं कि जो मैं जितना नवाज शरीफ साहब को समझता हूं, जानता हूं, साल साल मैंने उनको असिस्ट किया है कि वो इस पर जरूर कोई ऐसा सर्वे वगैरह करवाएंगे उस हल्के का, और उस हल्के के सर्वे के नताइज जो होंगे उसकी रोशनी में मैं समझता हूं कि वो जरूर फैसला फिर करेंगे। अब वो पता नहीं एहसन साहब के हक में वो सर्वे जाता है या दानियाल के हक में जाता है, लेकिन नवाज शरीफ साहब मैं समझता हूं कि उसमें डेफिनेटली वो ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए फिर फैसला करेंगे। अच्छा, मैं इससे पहले रबिया के पास भी 2-4 सवाल आते, मैं इस इशू पे एक सवाल करके आगे बढ़ते हैं सर। एक नैरेटिव था आपकी पार्टी का, मियां नवाज शरीफ साहब का, मरियम साहबा का, PDM का 16-18 महीने, बल्कि इमरान खान साहब की हुकूमत में रहा, जिसमें उन्होंने कहा जनाब कि सारी महंगाई जो है ना सर, सारे का सारा जिम्मेदार इमरान खान साहब हैं, इनकी इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, डॉलर यहाँ चला गया, इकॉनमी बैठ गई, तबाही हो गई। डार साहब भी कहते रहे, बल्कि आपकी पार्टी का सबका, जरदारी साहब, बिलावल साहब, सबका था। तो वो दानियाल ने तो सारा नैरेटिव रिवर्स कर दिया, वो कहते उनका तो नहीं है, ये तो इनसे पूछें। 16 महीने तो एहसन इकबाल साहब देख रहे थे इन तमाम इश्यूज़ को। तो आज एहसन इकबाल साहब को ट्वीट देख रहा था, अगर मैंने ठीक पढ़ा, तो वो कहते हैं यहाँ तो आबादी भी बढ़ गई है पाकिस्तान की, वो रेशो 2.4 से 2.5 हो गई, तो उसका भी मैं जिम्मेदार हूँ। सो वो तो जिम्मेदारी से हट गए हैं। तो आप समझते नहीं है कि दानियाल ने एक रिवर्स किया आपकी जो पोजीशन थी कि खान साहब जिम्मेदार हैं, वो कहते नहीं 16 महीने थे, आप लोग जिम्मेदार हैं, एंड डायरेक्टली ही हैज नेम्ड एहसन इकबाल साहब। तो आपके नैरेटिव को तो उठा के दानियाल ने साइड पे कर दिया सर। बस ये मैं वही कहता हूँ ना जी, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। सियासत को और जज्बात को अलहदा रखना चाहिए। हालांकि
बिलावल साहब भी उस पीडीएम की गवर्नमेंट का पीपल्स पार्टी हिस्सा थी, वो भी आज हमारे पे इल्जाम लगा रहे हैं और हमें महंगाई लीग कह रहे हैं। हालांकि बिलावल साहब जौन से थे वो रिकॉर्ड पर हैं कि वो पीडीएम की गवर्नमेंट के दौरान वो महंगाई का जिम्मेदार इमरान खान साहब को ठहराते रहे हैं। लेकिन चूंकि दानियाल साहब के साथ एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हादसा भी हो गया और वो काफी अर्सा फाल नहीं रहे, तो लेकिन ये बातें जो उन्होंने फरमाई हैं, मैं समझता हूं कि अगर पीडीएम की हुकूमत जौन सी थी उसमें महंगाई हुई, जो कि जरूर हुई, लाजमन हुई, लेकिन देखना ये भी पड़ेगा कि उस पीडीएम उस महंगाई की बुनियाद कब रखी गई, किसने आईएमएफ के मुआहदे को ब्रीच किया, किसने जाके सारा जो था, पहले आईएमएफ के पास जाते नहीं थे, फिर गए तो देर से गए, कड़ी शराइत के तहत किया, लेकिन मैं उसको डिफेंड नहीं करूंगा। महंगाई हुई, जानलेवा महंगाई हुई, लोगों की कमर टूटी। इसीलिए नवाज शरीफ साहब फरमाते थे कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ तो उनका यही ख्याल था, उनकी ख्वाहिश थी कि फौरन इलेक्शन में जाया जाए, लेकिन वो नहीं जा सके। हम अब सूरत हाल ये, और कोई क्रेडिट मैं समझता हूँ हमें कोई दे पीडीएम की गवर्नमेंट को ना दे, हम जो पार्टियां पीडीएम की गवर्नमेंट का हिस्सेदार थी वो जिम्मेदार भी हैं, चाहे वो कोई जमात भी हो। और उसके बाद अब अगर इल्जामात की सियासत करनी है तो ये नॉन इश्यूज है। मैं इसको नहीं समझता कि ये कोई कौम की या मुल्क की, पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, ये कोई उसकी खिदमत नहीं है कि अगर इस किस्म की कॉन्ट्रोवर्सी, हाँ एक पॉलिटिकल एक वो टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हवाई फायरिंग जिसको कहते हैं, वो तो इलेक्शनों का हिस्सा होती है। लेकिन एक क्रेडिट आप जरूर दीजिए पीडीएम की गवर्नमेंट को कि अल्लाह ताला ने शहबाज शरीफ को, मिफ्ता इस्माइल को भी मैं यहाँ जरूर क्रेडिट दूंगा, और मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो मिफ्ता इस्माइल को डिसोन करते हैं या डिसक्रेडिट करते हैं। मैं यहाँ मिफ्ता इस्माइल को, इसहाक डार साहब को और शहबाज शरीफ तीनों को और पीडीएम की गवर्नमेंट को भी क्रेडिट दूंगा कि वो वसीला बने। लेकिन डार साहब तो बड़े सख्त नाराज थे इनसे, वो तो सारा का मलबा इन्हीं पे डालते थे इस मिफ्ता इस्माइल साहब है कि इनकी वजह से काम ही तबाह हुई और हम बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, वो तो उनको ब्लेम करते रहे हैं सर। देखें, वो जाहिर है वो डार साहब का एक अपना काम करने का तरीकाकार है, मिफ्ता इस्माइल का अपने काम करने का तरीकाकार था। अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो अगर तजुर्बे के लिहाज से देखा जाए तो जाहिर है इसहाक डार साहब का तजुर्बा ज्यादा था, और हो सकता है वो समझते हों कि जिस तरीके से चीजों को हैंडल करना चाहिए उस तरह मिफ्ता नहीं कर रहे, और मिफ्ता समझ रहे होंगे कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। हैविंग सेड दैट, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो सारा पीडीएम का जो भी कह ले थी, महंगाई हुई, जो भी हुआ, लेकिन एक जरूर क्रेडिट दीजिए पीडीएम की गवर्नमेंट को कि कम से कम पीडीएम की गवर्नमेंट और खुसूसन शहबाज शरीफ, इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल, ये अल्लाह ताला ने इनको वसीला बनाया, वरना तो ये रोज कहा जाता था ये अभी सुबह डिफॉल्ट हो गया, शाम हो गया, श्रीलंका बनने जा रहा है। ये क्रेडिट तो कम से कम उनको देना चाहिए पीडीएम की गवर्नमेंट को जी। लेकिन किरमानी साहब, ये जिस टाइम पे पीडीएम की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून के अंदर से इतराज़ात उठते थे, ख़ास तौर पे जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बातें हैं वो रिकॉर्ड पर हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब की बातें रिकॉर्ड पे हैं कि किस तरह जो मुस्लिम लीग नून के या पीडीएम गवर्नमेंट के डिलेड डिसीजंस या रॉन्ग डिसीजंस थे उनको वो क्रिटिसाइज़ करते रहे। अच्छा, कमिंग टू दिस पॉइंट कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अंदर ये जो डिवाइड नज़र आ रहा है, क्योंकि पहले तो सिर्फ शाहिद खाकान अब्बासी की हद तक ये सामने आया, उससे पहले माजी में हमने देखा चौधरी निसार जो एक बहुत मजबूत कैंडिडेट थे, समहाउ मुस्लिम लीग नून जो पुराने कैंडिडेट्स हैं, जो पुराने सियासतदान या रहनुमा हैं, उनको क्यों नहीं संभाल पा रही, वो क्यों नाला नजर आते हैं? देखिए, चौधरी साहब तो अपने कुछ उनकी वजूहात थी, उसकी बुनियाद पर वो काफी अरसा से वो गालबन 2016-17 में वो तकरीबन उन्होंने मुस्लिम लीग नून में वो गैर फाल हो गए थे। जहां तक शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बात है, आई हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर हिम, उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जरूर है उनका पॉइंट ऑफ व्यू, और उनका राइट है पॉइंट ऑफ व्यू रखने का। लेकिन देखिए, गुजारिश ये है कि इस वक्त, जो मैं दोबारा अर्ज करूंगा कि इस वक्त कोई भी पार्टी हो, तमाम जमातें जो हैं उनका जो मुकाबला है ना, वो इस वक्त इलेक्शन सर पे है, वो महंगाई से है। और तमाम लोगों को मैं ये उनसे हमेशा कहता हूं, अपनी जमात में भी, कि जी आप ये इल्जामात की सियासत को साइड पे रख दें और एक वन पॉइंट एजेंडा रखें कि जो
नवाज शरीफ साहब, चले मैं अपनी पार्टी की बात करता हूँ, हमारे सामने दो चैलेंजेस है रऊफ क्लासरा साहब, रबिया बीबी। एक तो माशियात का है चैलेंज, चलो वो तो नवाज शरीफ का एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि जब भी उनको ज़बूं हाल मईशत मिली उन्होंने उसको बेहतर किया। सबसे जो बड़ा चैलेंज है वो सिर्फ नवाज शरीफ साहब के लिए नहीं है, वो तमाम सियासी जमातों के लिए भी है, वो हमारी एक सिविल सोसाइटी के लिए भी है, वो मीडिया के लिए भी है, कि जो इस कौम की अखलाकियात की जो सतह जिस पर आ चुकी हैं उसको दोबारा पटड़ी पर लाना है। ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। तो मैं ये समझता हूं कि इसके लिए तमाम जमातों को इवन इंक्लूडिंग, मैं यहां तक कहने को तैयार हूं कि पीटीआई की जमात भी, लेकिन माइनस वो लोग जो सानहा 9 मई में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुलव्विस थे, उनके अलावा जो नीट क्लीन लोग हैं जिनके हाथ साफ हैं, जो सानहा 9 मई के जिम्मेदार नहीं हैं, उनको इलेक्शन में भी हिस्सा लेने की इजाजत होनी चाहिए और उनको भी इस एक ब्रॉड कंसल्टेशन में आगे लाना चाहिए, साथ मिलाना चाहिए, चूंकि पाकिस्तान हम सबका है, पाकिस्तान है तो हम हैं। साहब, अगेन कमिंग बैक टू दानियाल अजीज साहब, मेरे जहन में सुई फंस सी गई है। अच्छा, ये तो नहीं करना चाह रहे कि दानियाल जब ऑन ग्राउंड गया है, वो ऑफ कोर्स एक बड़ा, अल्लाह ने उनको नई जिंदगी दी, लंबी उम्र दे अल्लाह उनको, वो रहे 1.5-2 साल उसमें रहे, उस हालत में जब वो हल्के में गए होंगे तो उन्हें पता चला होगा यहाँ तो दुनिया बदल गई है कि हमने इतनी सेक्रीफाइसेस दी, हल्का था, चीज़ें थी, लोग तो अब यहाँ पे महंगाई के नाम पे रोते हैं। अच्छा, किसान बेचारा यूरिया की, उसकी खाद की कीमतें देखे 3-4 हज़ार की बोरी, वो 7-8 हज़ार की मिले, किसानों की खुद चीखे निकले। मैं खुद देहाती आदमी, मुझे वहाँ से पता चलता रहता है अपना सारी चीज़ों का। सो दानियाल को कहीं पता चला होगा कि ये इस वक्त नैरेटिव जो है शायद पीटीआई का ज़्यादा पॉपुलर है, नवाज लीग की टिकट जो है वो बैगेज हो सकता है, भारी हो सकता है, तो बेहतर नहीं है कि मैं एक ज़रा कोई इंडिपेंडेंट साइड पे जो, जब मैं एक पोजीशन लूँगा तो मुमकिन है पार्टी मुझे, जैसे शोकाज नोटिस पार्टी ने दिया है, एंड ही में रिएक्ट कि फेयर इनफ, मैं आज़ाद लड़ता हूँ। जैसे आपने कहा आपकी पार्टी में शुरू से तो नहीं थे, अगरचे बाद में कुर्बानी बड़ी दी उन्होंने अपने आप को 5 साल के कराया, तो अब समझते नहीं है कि बैग जितना ज़्यादा हो गया ऑन ग्राउंड इसका, नवाज लीग का, महंगाई का, जो भी इश्यूज़ हैं, कि आपके एमएनएस जो हैं वो खुद थोड़े से हटना चाह रहे हैं कि इससे बेहतर है आज़ाद लड़ा जाए और महंगाई के नाम पे हम बैशिंग कर लें रादर दैन इस टिकट का बोझ उठाया जाए नवाज लीग का। डू यू एग्री विद दिस असेसमेंट सर? मैं क्लासरा साहब आपकी इस बात से एग्री करूंगा सर कि लोगों में महंगाई के हवाले से, और खुसूसन ये जो 16 महीने की पीडीएम की गवर्नमेंट में, देखे महंगाई तो शुरू हुई इमरान खान साहब के दौर में, लेकिन पीडीएम की गवर्नमेंट में महंगाई जौन सी थी वो बहुत तकलीफ दे सतह पर चली गई। अवाम जाहिर है इस बात पर कोई खुश तो है नहीं, सच्ची बात है, इसमें अगर मैं कहूंगा भी तो मैं गलत बात करूंगा जी। लेकिन हमें ये देखना होगा इसमें कि आया कि अगर फिर कोई एक जमात तो ये मामले को हल नहीं कर सकती है, इसलिए मैं कहता हूँ एक कलेक्टिव बैठ के सबको हल करना चाहिए। और जहां तक दानियाल साहब की बात है, अगर वो किसी जमात में जाना चाहते हैं या वो कोई उसका एक रीजन बनाना चाह रहे हैं, तो उनको ये रीजन बनाने की जरूरत नहीं है। अगर वो समझते हैं कि पीएमएलएन उनके लिए बकौल उनके कोई बैगेज है। अच्छा, उन्होंने नहीं कहा ये, मैं ये ना हो बेचारा वो पास जाए, उन्होंने नहीं कहा ये, मैं कह रहा हूँ, मैं जस्ट अज्यूम किया मैंने कि ये मुमकिन है कि उनके जहन में हो यार ये बैगेज है। लेकिन मैं आपको एक बात अर्ज करूं, अगर मैंने कहा ना, मैं अगर हूं ना सर, तो मैं फिर दोनों में से किसी को टिकट ना दूं, मैं किसी तीसरे बंदे को टिकट दे दूं। उसकी वजह ये है कि देखिए इस तरह तो फिर वो खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, ठीक है ना जी। तो मैं वही अर्ज करता हूं कि ये मेरिट पे फैसला होना चाहिए टिकटों का, और जो अच्छा मेरिट का सर, थोड़ा सा नारोवाल सियालकोट से, शकरगढ़ से निकल के जरा पिंडी की तरफ आते हैं सर। अभी हमने थोड़ा सा मुल्तान में भी थोड़ा सा जाएंगे, हमारे जो मेहरबान हैं जवेद हाशमी साहब, उन्होंने भी हिस्ब आदत, हिस्ब रिवायत, उन्होंने भी झंडा बगावत उन्होंने बुलंद कर दिया है। तो सर यहाँ पे उसमें नासिर भट्ट साहब और इसमें हनीफ अब्बासी साहब, तकरीबन नासिर भट्ट साहब के क्रेडिट भी बड़ी मियाँ साहब के लिए कुर्बानियाँ हैं, वफादारियाँ हैं। मसलन जो वो जज साहब थे बेचारे, अरशद साहब थे मेरा ख्याल है, जिन्होंने सजा, मलिक साहब मरहूम, उनकी सारी जो उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया था, वीडियोज़ निकाली थी, वो नासिर भट्ट साहब ने की थी। लंदन में खुद रहा हूँ, वहाँ पे मैंने कोई वहाँ पे रिपोर्टिंग की है 1.5-2 साल न्यूज़ के लिए, अपने अखबार द न्यूज़ के लिए। तो मैंने उनको भी देखा, मियाँ साहब के बड़े करीब थे, अभी भी बड़े करीब। एक तरफ वो सुना है टिकट मांग रहे हैं,
अपनी सावधान, उनको बड़ा पलड़ा भाड़ी है कि मियाँ साहब देखे मैंने जज साहब का इतना बड़ा केस था वो एक्सपोज किया। दूसरी तरफ हनीफ अब्बासी साहब का बड़ा स्ट्रांग केस है, देखे मियाँ साहब आपके लिए मैंने जेल भुगती, खान साहब के दौर में मेरे ऊपर इतनी केस हुई, 14 साल वटेवर सजा हुई, मैंने अपने बच्चों से फैमिली से दूर रहा, मैंने भी कुर्बानियाँ दी हैं। तो सर एक और महाभारत यहाँ पिंडी में शुरू हो गया, हाउ यू आर गोइंग टू रिजॉल्व इट? कोई इसका फार्मूला है आपके पास? अगेन दोनों साइड से बड़ी भारी भरकम किस्म की लॉयल्टीज और मियाँ साहब के लिए कुर्बानियों का एक उनके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड है सर। मैं इस मामले में ये समझूंगा, मेरी अगर सजेशन मेरी पार्टी अगर कबूल करे, पता नहीं करती है कि नहीं करती, तो जाहिर है दोनों की कुर्बानियां हैं, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है। तो फिर वही मैं आ जाऊंगा वहीं कि चूंकि हनीफ अब्बासी साहब बिट सीनियर, तो नासिर भट्ट साहब को, ये मेरी जाती राय है, हो सकता है उनको बुरा लगे तो मैं माजरत चाहता हूँ कि उनको किसी सूबाई हल्के से इलेक्शन लड़ा दिया जाए अगर कोई ऐसी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है। लेकिन फिर मैं वहीं रऊफ साहब बात करूंगा कि वन फोन कॉल, वन मैसेज फ्रॉम नवाज शरीफ विल डू द नीडफुल। कि एक मियाँ साहब का पैगाम, मैसेज, चाहे वो एहसन इकबाल साहब को चला जाए, दानियाल को चला जाए, नासिर भट्ट को चला जाए, या तो वो मियाँ साहब भेज क्यों नहीं रहे सर? जब पूरे जहान में एक दंगल हो गया, मनादी हो गई, पेड़ पड़ गए, खेल हो गए, मेले हो गए, शोज हो गए, शो काज नोटिस हो गए, एक दूसरे के कहते ना कपड़े वो डल्टी लिनन जो है चौक में धो लिए गए, तो मियाँ साहब चस्का ले रहे हैं बैठ के सर रेवड़ में कि चले मेरे पहलवान लड़ रहे हैं, लड़ने दें, कोई नहीं, इलेक्शन के दिनों में होते आराम से बाद में देख लेंगे सर। व्हाई नॉट ए वन मैसेज जो आपने कहा है? मैं 4 मैसेज ही करने थे ना सर 4 लोगों को, बल्कि 5वें जावेद हाशमी साहब भी हैं मैदान में। मैं जावेद हाशमी साहब की बात करता हूँ। नहीं, देखें, उसमें कुछ लोग हैं जो मेरी मालूमात हैं कि जो इस मामले को एमिकेबली सेटलमेंट की तरफ ले जा रहे हैं, ले जाना चाह रहे हैं, जिनको टास्क ये दिया गया है पिंडी के लिए भी और इधर के लिए भी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सैनिटी विल प्रिवेल जहां तक, और कोई ना कोई इसका हल निकल आएगा। हाशमी साहब सर हमारे मुल्तान के सर एक ही वो नारा क्या था, एक ही बागी हाशमी, मुझे भूल गया सर। नहीं, वो था बहादुर आदमी हाशमी, जावेद हाशमी, अल्लाह भला करे सर उनका। अच्छा, उनकी बड़ी उनकी भी खिदमात हैं लंबी सर, बहुत ज्यादा। मैंने लेकिन देखा कि वो पार्टी में, चूंकि उनकी कुछ पार्टी के एक आध जो सीनियर लोग थे, मैं नाम ले देता हूँ, कि उनके साथ उनकी कुछ एक नहीं थे, 3-4 थे मेरा ख्याल है, ज्यादा थे, ज्यादा तो उनका थोड़ा सा गिला शिकवा रहता था चौधरी निसार अली साहब से। उनके ख्वाजा आसिफ से भी मेरा ख्याल है थोड़ी सी, कोई आबिद शेर अली साहब, बाकी इस तरह के लोगों से उनको शिकायतें रहती थी। वो समझते थे, वो हाशमी साहब समझते हैं कि जाहिर है जब उनको कायम मकाम ARD का सदर बनाया गया और उन्होंने जेल भी काटी है 5 साल, फिर उनके वो बीमारी स्ट्रोक भी हुआ, और मुझे याद है मियाँ साहब के साथ में उनके खिदमत में हाजिर भी हुए थे जनरल हॉस्पिटल, वो सब कुछ। लेकिन वो हाशमी साहब, वो एक कहते हैं ना कि मेरे बड़े मोहतरम हैं, बुरा ना मनाए, मैं एक लाइटर नोट पे कह रहा हूँ कि वो अब अनगाइडेड मिसाइल बन चुके हैं। वन मैन आर्मी सर, मैं इसको और तरीके से देखता हूँ, मेरे मेहरबान है, हमारे मुल्तान के हैं, अब उनकी पीठ नहीं लगने दूंगा, इसके लिए और भी कुछ लफ्ज हैं। वन मैन आर्मी, वन डेमोलेशन स्क्वाड, लोन रेंजर, मैवरिक, ब्रेव हार्ट, ग्लैडिएटर्स, तो ये भी हम 5-6 साल उनको टाइटल दे सकते हैं। और वो PMLN जो थी हमारी, और उन्होंने बड़ी बहादुरी से जनरल मुशर्रफ दौर की उन्होंने जेल काटी थी सर, बड़ी बहादुरी से बड़ी मारें खाई हैं उन्होंने। और हमारी लीडरशिप जौन सी थी, जब ये छोड़कर PTI जा रहे थे तो हमारी लीडरशिप बहुत अफसरदा थी जी, और इनको बड़ा रोकने की कोशिश की गई, लेकिन ये अपना माइंड मेकअप कर चुके थे। मैं समझता हूँ वो बहुत असासा थे, एसेट। वैसे मैं उनके बारे में वन लाइनर कहूँगा, प्रोग्राम का भी हमारा सेगमेंट होने वाला है, तो वन लाइनर साहब वो भी मुझे भी माफ़ कर देंगे, मेरे भी बड़े मेहरबान है, सुने के नाराज़ वो ज़रूर होते हैं, उनके खाने भी माफ़ी वाला खाना ज़रा कम है हाशमी साहब का। मेरा ये ख्याल है कि वो गलत फैसला गलत टाइम पे करते हैं, ये मेरी राय है उनके बारे में, ये मेरी ज़ाती राय है, अगर सुनेंगे तो मैं पहले से माजरत कर लेता हूँ सर। तो बहुत शुक्रिया सर जी, थैंक यू वेरी मच किरमानी साहब, आपने बड़ी मोहब्बत दी सर, बड़ी तफसील से बात हुई आपसे सर, ग्रेटफुल सर, थैंक यू। आसिफ किरमानी साहब मौजूद थे, एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे सेनेट की कायमा कमेटी बराए तिजारत का इजलास, इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। और सेनेट की बात करेंगे, लेकिन इस वक्त मुल्तान से हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी जमशेद रिजवानी मौजूद है, उनको वेलकम करेंगे। जमशेद साहब अस्सलाम वालेकुम। जमशेद साहब साथ मौजूद हैं? जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जमशेद साहब, हम बात कर रहे हैं, जिस तरह पिछले सेगमेंट में हमारे साथ आसिफ किरमानी साहब मौजूद थे, और बात हो रही है जो नून लीग के इस वक्त हालात चल रहे हैं। अगर मुल्तान की स्पेसिफिकली बात करें तो जावेद हाशमी साहब अचानक से सीन पे नमूदार हुए हैं और उनके कुछ ग्रीवेंसेस हैं। उनका ये ख्याल है कि उनको टिकट देने से नवाज शरीफ को कोई रोक रहा है, और उनके कुछ गिले शिकवे हैं, तो उन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का एक जो है वो सिग्नल दिया है। क्या कहानी है ये, अंदरूनी कहानी इसकी क्या है? देखिए, जावेद हाशमी साहब कभी न कभी कुछ न कुछ दिनों बाद बोलते रहते हैं, और अब भी उन्होंने, क्योंकि अभी पार्लिमानी जो बोर्ड था मुल्तान डिस्ट्रिक्ट का, वो उसका इंटरव्यूज हुए हैं उम्मीदवारों के, तो उसमें जाहिर है उन्हें कंसीडर नहीं किया गया। उन्होंने अप्लाई भी नहीं किया, जो उन्होंने अपने वीलॉग में कहा कि मुझसे ना इंटरव्यू लिया गया, ना मैंने दरख्वास्त दी, लेकिन मैं इलेक्शन भी लड़ूंगा और जमहूरियत के सफर का ईंधन बनना चाहूंगा और कुर्बानी देना चाहता, बेशक हार जाऊं। तो एक जो रोल है, लेकिन उसी वीलॉग में, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, उसी वीलॉग की में और भी उन्होंने जो मुल्क की सियासी हालात हैं उस पर उन्होंने बड़ी खुल के बात की। और लेकिन असल मसला उनका ये था कि जब भी कोई पॉपुलर सियासी जमात होती है उससे हटकर मैंडेट दिया जाता है, और इस वक्त उन्होंने कहा कि लगता ये है कि पीटीआई के पास मैंडेट है, लेकिन उसके उलट मैंडेट दिया जा रहा है, और हमेशा ये माजी में भी होता रहा है। तो ये उनका वैसे इस तरह का जमहूरियत से लेकर अपनी जो उनकी कमिटमेंट है उसको उन्होंने दोहराया। तो जहां तक इलेक्शन की बात है, तो जाहिर है कि इलेक्शन जो मुल्तान से जिस हल्के से वो इलेक्शन लड़ते आए हैं पिछले 20 सालों में, जब भी, तो वो मुल्तान का हल्का इस दफा तब्दील भी हुआ है। 2002 के बाद से पहले वाली पोजीशन पे चला गया मुल्तान का हल्का, जो शहर का था, जो मुस्लिम लीग नवाज के पहले स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है पीटीआई का। तो अब वो मखदूम रशीद में ही होते हैं, उनका घर भी मखदूम रशीद में है, जो उनका आबाई गांव है, और वो हल्का जो है वो इस वक्त 151 है उसका नाम, पहले ये 157 था पिछले इलेक्शन में। तो वहां से मुमकिन तौर पर वो कागज तो जमा करवाएं। अब वो कह तो ये रहे हैं कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, लेकिन ये नहीं बताया उन्होंने कि किस पार्टी से लड़ूंगा। मुस्लिम लीग नवाज से तो उन्हें 12 गिले शिकवे हैं। अच्छा यार, एक जमशेद बात बताएं कि जावेद हाशमी साहब खुद कह रहे हैं, मेरे बड़े मेहरबान हैं, वो बड़े इंतने सेंसिटिव आदमी हैं, बहुत जल्दी मेरी तरह बात को माइंड कर जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। मैं डर डर के पूछ रहा हूँ उनसे, बड़ी इज्जत है उनके लिए। ना उन्होंने अप्लाई किया, ना वो बोर्ड के सामने पेश हो, तो कैसे उनको वो बोर्ड इंटरव्यू करता, उनको टिकट देता? एक प्रोसेस है, तो वो सबको गुजरना पड़ता है। मुझे याद है इमरान खान साहब ने बनी गाला में जब अपना बनाया था पार्लियामेंट्री बोर्ड, खुद भी वो उठ के आ गए थे, सामने बैठ गए थे लोग, मतलब शाहमूद कुरैशी साहब बैठ गए थे, उनके पार्टी के दीगर लोग थे। मेरा ख्याल पीपल्स पार्टी और नवाज लीग में भी यही कल्चर होता होगा कि इवन आप उस पार्टी के प्रेसिडेंट जो हैं बोर्ड के सामने पेश होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं कोई सर्टेन आपसे। तो हाशमी साहब की इट माइट बी बियॉन्ड इज डिग्निटी कि मैं बैठ के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपने इंटरव्यूज में, बिकॉज आई एम बिग गन विच ही इज पोलिटिकली तौर पर रहे हैं, वोट बैंक को हम एक साइड पे छोड़ दें, तो फिर वो गिला किससे कर रहे हैं? वो ये तो रख बैठे थे कि नवाज शरीफ साहब उनको बुलाएंगे, रेमंड में इस्तकबाल करने के बाद उनको खुद टिकट देंगे कि हाशमी साहब आप ये लड़े। ये एक्सपेक्टेशन थी जो उनकी पूरी नहीं हुई। लग ये रहा है कि उन्हें वो चाह ये रहे थे कि मुस्लिम लीग की क़यादत खुद बुलाकर उन्हें कोई ग्रीन सिग्नल दे या कहे कि आप यहाँ से इस हल्के से अप्लाई करें, ये इलेक्शन लड़ें। और उन्हें ना मकामी क़यादत ने और ना मुस्लिम लीग की मरकजी क़यादत ने इस इलेक्शन में ये इंडिया दिया है या ये ख्वाहिश का इजहार किया या कोई मैसेज दिया डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कि वो टिकट के लिए अप्लाई करें। सो उन्होंने अप्लाई नहीं किया, वो ये एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि उन्हें कहा जाएगा। नहीं, ये अच्छा ना होता वैसे स्ट्रेटेजिकली हैड आई बीन ऑन जावेद हाशमी साहब पोजीशन कि आपने एक्सपोज करना है, नवाज लीग को करना है, वर्कर को बताना है, मीडिया को बताना है कि जब मियां नवाज शरीफ साहब डील करके चले गए थे और ये भाई सारे का सारा पूरा ख़ानदान जो है आराम से ये लंदन बैठे थे, मैं जावेद हाशमी यहाँ पे जनरल मुशर्रफ के दौर में मैंने पीछे पार्टी भी संभाली, मैंने 5-6 साल यहाँ पे जेल भी भुगती, सज़ाएँ भी भुगती, मैंने वहाँ पे इवन टॉर्चर बर्दाश्त किया। ये तो लंदन और जद्दा बैठे थे कंफर्टेबल। आज मेरी हालत ये है कि मैं वहाँ पेश होता हूँ, मैं इंटरव्यू देता होता हूँ, मेरी भी इस पार्टी के लिए कुर्बानियाँ हैं, ब्लड है, तो मुझे टिकट ही नहीं दिया जाता। तो हाशमी साहब ये रूट लेना नहीं चाहिए था। वंस यू आर देयर, उन्हें एक्सपोज करते ज़रा कि ये ज़रा देखें इन लोगों को जिनके लिए मैंने सालों अपनी जवानी के दिए हैं जेल में, इस मुशर्रफ दौर में, तो मुझे टिकट ही नहीं दे रहे।
वो तो एक वो उसको नाराज बच्चे की तरह घर बैठ गए, जिन्हें मुझे याद है मेरा बड़े वाला बेटा जब छोटा था एग्जैक्ट यही काम करता था कि अब आएंगे, पापा आएगा मुझे मनाएगा। ये तो बच्चों वाली बात है कि वो आएंगे और हमें मनाएंगे। लेकिन ये जो आरोप आप जो बात कर रहे हैं मुशर्रफ दौर के बाद, वाकई उस वक्त उनकी जो स्ट्रगल होगी और थी भी सही, IRD के भी प्रेसिडेंट होगा रहे, याद होगा आपको। लेकिन मसला ये हुआ कि उसके बाद जब 2013 का इक़्तिदार आया और 2000 अब आप देखिए नवाज शरीफ का, तो उससे पहले 2011 में वो छोड़ गए थे मुस्लिम लीग नवाज को। और उसके बाद आप ये देखें कि धरने के दौरान अगरचे फिर उन्होंने इमरान खान को भी छोड़ दिया था। फिर एक फासला आया मियां नवाज शरीफ साहब के दरमियान, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी, और जवेद हाशमी साहब इग्नोर होते रहे। हाँ, जब प्राइम मिनिस्टर बने थे नवाज शरीफ साहब, तो उन्होंने एक या 2 दफ़ा मुलाकात ज़रूर की थी। मैं याद है ज़िक्र यूनिवर्सिटी के एक कॉन्वोकेशन में भी उन्होंने जब बतौर प्राइम मिनिस्टर आए थे तो उन्होंने जवेद हाशमी साहब से अलग खड़े होकर कुछ मिनट बात की थी, लेकिन उनके दरमियान वो चाह नहीं रही। और जवेद हाशमी साहब ये तवक्को करते हैं कि शरीफ फैमिली उनका वो रिगार्ड और उनको वो इज्जत पहले वाली देगी, लेकिन नहीं, सियासत बहुत अच्छा, ये कोई जवेद हाशमी साहब के साथ कोई मेरी तरह का मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है? आई थिंक सो कि जब पावर आने लगती है, मसलन नवाज शरीफ साहब आने लगे थे पावर में 2013 में, तो वो नाराज़ हो के वो इमरान खान साहब के पास चले गए। इमरान खान साहब 2018 में पावर में आने लगे, उनसे नाराज़ हो के नवाज शरीफ साहब के पास चले गए। अब फिर नवाज शरीफ साहब पावर में आने लगे हैं, हाशमी साहब फिर नाराज़ हो के बैठ गए। ये कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है मेरे टाइप? ये क्या मतलब है कि जब पावर आने लगती है वो उस लड़ भिड़ के साइड पे हो जाते हैं, फिर गुस्सा करने बैठ जाते हैं, मुझे किसी ने पूछा ही नहीं है। अच्छा, एक तरफ जो फैमिली प्रेशर होता है, शायद बच्चे उनकी ख्वाहिश रखते हो कि वो इक़्तिदार में आए, लेकिन जो आप जिसमें अच्छा इससे भी पहले पीछे चले जाएं, 1979 में जब 70 के बाद जो काबीना बनाई थी जिया साहब ने, तो याद होगा कि उस काबीना का भी हिस्सा थे, बाद में उन्होंने वो काबीना भी छोड़ दी थी, आपको याद होगा। तो ये थोड़ा सा इससे भी पीछे वाली बात है। तो ये जवेद हाशमी साहब का मिजाज अपोजिशन का है, मजबूरी इक़्तिदार की होती है। और अब वैसे जमशेद, मैंने मुल्तान आना है अगले इस वीकेंड पे, कोई ताहिर की मेरे अगले बेटी की शादी है। वाट अ जुमला यार, आई वांट टू पे यू समथिंग। इस जुमले के लिए आपको इनाम मिलना चाहिए। दोबारा दोहराएंगे जरा यार? आप, मेरा ख्याल है कि आप इसको दोहराने को छोड़ दें। आप ये देखें, क्यों हाशमी साहब से डर गए आप? हाशमी साहब से डर गए हैं, दोबारा दोहरा दें? नहीं, मैं हाशमी साहब से नहीं डरा, लेकिन मैं वैसे बात कर रहा था कि इस वक्त वो जो जवेद हाशमी साहब है ना, वो बहरहाल मैं समझता हूँ कि वो ये चाहते हैं कि उन्हें अहमियत दी जाए। उनकी बात सुनी जरूर। अच्छा, लास्ट अगर कुछ सवाल है इनका तो पूछेंगे। मिजाज उनका अपोजिशन का है, हाँ। लेकिन इक़्तिदार उनकी समाजी मजबूरी है। क्या खूबसूरत जुमला है जमशेद। अच्छा, ये बताइएगा, अब वो अगर आज़ाद लड़ते हैं खान जवेद हाशमी साहब, हमारे एक रैप वाला, जैसे मैंने कहा बड़ी कुर्बानी है उनकी, आज़ाद सीटें निकाल देंगे वहाँ पे जो इस वक्त हालात है। नंबर 1। साथ ही एक सवाल, ये रिटायर मतलब है क्या वजह, हम सहाफ़ी, वकील और सियासतदान रिटायर नहीं होते? तो हाशमी साहब के लिए था नहीं, नो हेड, एक बड़ा मतलब है, एक बड़ा ग्रेंजर, एक बड़ा फादरली फिगर, एक पॉलिटिक्स को ज़रूरत है, तो वो था नहीं। किसी स्टेज पे सोचा नहीं है उन्होंने कि यार मैं रिटायरमेंट ले लूँ? ये बहुत अरूज भी देख लिया, चीज़ें भी, आप क्या बच्चों के हाथों वो क्या कहते हैं, अपने आप को ख़राब करना, हल्के में जाना, हार जाएँ, चीज़ें करें, तो वो इंडिपेंडेंट सीट निकाल लेंगे। स्पेशली जब शाहमूद कुरैशी साहब जो बिग राइवल थे वो भी मैदान में नहीं है इस वक्त, को उम्मीद है उनके निकालने की? इस जुमले में मतलब जो उन्होंने कहा ना, उस वीलॉग में भी उन्होंने भी यही कहा कि मैं हार जाऊंगा, लेकिन मैं इस प्रोसेस की तरफ जाना चाहूंगा, कुर्बानी दूंगा। फिर वही बात, अपोजिशन मिजाज है। अब उनको पता है कि उनके वसाइल उस तरीके से नहीं है, हल्के तब्दील हो गए हैं, उनका रास्ता उस तरीके से नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो सिर्फ चाहते ये हैं कि उन्हें अहमियत दी जाए, उन्हें कोई तो हो जो उनकी बात को और उनके जो भी तजर्बा मतलब है। सख्त सा जुमला है। मैं फिर हाशमी साहब से माजरत के साथ मैं फिर कहता हूँ, बड़े सेंसिटिव आदमी में जल्दी नाराज, अटेंशन सीकर हैं कि हर वक्त कि मुझे किसी ने पूछा ही नहीं है, मुझे किसी ने बुलाया भी नहीं है। मतलब हम ये सारे इंसानों में होते हैं अटेंशन सीकर, मैं भी हूँ, सारे लोग होते हैं अक्सर। तो हाशमी साहब में वो है कि अब तक चुप रहे, यकदम वो अपना झंडा लेकर आ गए और उन्होंने मुझे तो किसी ने बुलाया नहीं है, मैं आया नहीं हूँ। सो इट्स ऑल अबाउट अटेंशन सीकर, या वो यही समझते हैं कि मेरा इस पार्टी के लिए रोल था। लेकिन मेरा भी ये ख्याल है, जब पार्टी को छोड़ जाते हैं, आपने इमरान खान को ज्वाइन कर लिया था,
तो फिर तो आपकी इज्जत वो कम होनी थी पार्टी में, नवाज लीग में। इट वॉज अंडरस्टैंडेबल। देखिए हाँ वो तो है, लेकिन मैं एक बात बताऊं, आप भी मखदूम साहब को जानते हैं और मैं भी, मुझे ये लगता है कि आपको याद होगा कि 2002 में याद होगा कि जावेद हाशमी साहब को एज अ प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट करने की जब बारी आई थी तो मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि काश नवाज शरीफ साहब उन्हें नॉमिनेट करते। तो ये समझते हैं जावेद हाशमी साहब कि उनके लिए ये जुमला बहुत है यार। ये मेरा जावेद हाशमी साहब से बेहतर कौन जानता होगा कि अपोजिशन कैंप के सियासतदान हमेशा इस तरह की शुर्लियां छोड़ते रहते हैं ताकि उनके कैंप में लड़ाइयां पड़े। ये हमेशा से रहा है। इसी तरह नवाज शरीफ साहब भी कहते थे कि बीबी अगर फलां को सतर कर दी तो हम वोट दे। ये लड़ाइयां कराते रहते हैं एक दूसरे की। हाशमी साहब लगता है सीरियस लेके दिल पे ले गए। हाँ, जावेद हाशमी साहब उस तारीफ से बाहर नहीं निकल सके। बस फिर ठीक है। रिकग्निशन उन्हें मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने दी, मेरा ख्याल है। चलें, बड़ी मेहरबानी जमशेद, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। जमशेद रिजवानी हमारे साथ मौजूद थे और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगी सेनेट की कायमा कमेटी बराए तिजारत का इजलास। कारी इदारे हैं जो ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के अरबों रुपए के डिफ़ॉल्टर्स निकले हैं, ये क्या खबर है, इस स्टोरी के पीछे बैकग्राउंड क्या है, क्लासेस साहब से पूछेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लासेस साहब, ये जो सेनेट की कायमा कमेटी बराए तिजारत का इजलास हुआ है आज, इसकी एक्सक्लूसिव स्टोरी क्या है? बैंकों को रोज़ाना $600 दिए जाते रहे हैं, 6 लाख डॉलर दिए जाते रहे हैं, दे रहे हैं। अच्छा, ये कंटिन्यू रहे नहीं है, आज के दिन भी हमने $6 लाख। और ये कौन दे रहा है? आज यहाँ पे सेनेट की कामर्स की कमेटी का इजलास था और जैसे एज उसके हिस्ब आदत तो मैं गया वहाँ पे। अच्छी खासी लंबी थी और बड़ा ह्यूज इसका एजेंडा था, वेरी वेरी हैवी एजेंडा। और भी 3-4 बड़े अहम टॉपिक थे, उस पर बात करते हैं। लेकिन जो मेरा ख्याल है आम आदमी को उसके थोड़े समझने की ज़रूरत है कि एक तरफ यहाँ पे कहा जाता है कि ये पाकिस्तानी लोग, अवाम, बिजनेसमैन, आम लोग ये टैक्स नहीं देते, ये हमारे ऊपर एक मतलब लेबल उसमें रहता है। हालांकि हर चीज़ का हर बंदा टैक्स दे रहा है। इवन बेचारा आपके घर का डोमेस्टिक स्टाफ, वो जो हेल्पर है, वो भी वही टैक्स दे रहा है उस पर, चीज़ों पे जीएसटी के बाद जो आप और मैं दे रहे हैं या कोई हमसे बड़े आदमी जो दे रहे हैं। सो एवरीबॉडी इज पेइंग टैक्स, जिसको इंटरेक्ट वो टैक्सेस कहते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस की वो बात करते होंगे कि शायद वो कम है। अब ये देखें ये पैसा जा किधर रहा है। मतलब आई वाज शॉक्ड। मेरे लिए ये चीज़ें, इससे पहले हमने देखा LNG के मुआहदे हुए जो फॉल्टी हुए थे और बहुत उसको शायद खाकान अब्बासी साहब आज तो बड़े बैठ के भाई संभालो नहीं जाते, लोग भूल जाते हैं 2014-15 में जिन्होंने ये फ्लोटिंग टर्मिनल बनवाए थे वहाँ पे, उसके लिए ये जो आनी थी गैस आनी थी वहाँ पे, जो LNG आनी थी, उसके उन्होंने मुआहदे किए थे 2 को $5 लाख हम देंगे रोज़ाना के। आज तक वो $5 लाख ले रहे हैं। हालांकि वो खुद भी कर सकते थे, PSO के ज़रिए भी लग सकते थे, 13 बिलियन रुपीज़ के थे, उन्होंने उसके ज़रिए नहीं लगवाए, प्राइवेट पार्टी के ज़रिए लगवा के डॉलरों में पेमेंट हो रही है। वो यूज़ हूँ ना हूँ, दिल्ली का आपने उनको $5 लाख देना है, 2,75,000 एक के थे, 2 लाख मेरा ख्याल $24,000 दूसरे के थे। आज एक नई चीज़ सामने आई है। अब देखें वो भी दे रहे हैं, दुनिया भर से कर्जे ले रहे हैं आपके, डेली का $5 लाख आप भी दे रहे हैं। 15 साल के मुआहदे हैं, 2014 मेरा ख्याल 2000 कब तक जाएगा, 5 साल मजीद उनके रहते हैं। आज इंकशाफ हुआ है TCP पे, ये ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान है। इसका काम ये होता है कि मुल्क में आपने नेशनल सिक्योरिटी, ये फूड के जो हैं आपने आइटम्स कम नहीं होने देने। लोकली तौर पर कोई डिज़ास्टर आ गई है, क्लाइमेटिक कोई चेंजेस आ गए हैं, क्रॉप कम हो गई है, फ्लड्स आ गए हैं, आपकी प्रोडक्शन कम हो गई है, तो मुल्क में अगर ख़तरा पैदा हो गया, गंदम नहीं है, चीनी नहीं है, कॉटन नहीं है, दालें नहीं है, या कोई और आपके ओनियंस नहीं है, तो मोस्टली तौर पर TCP को कहा जाता है कि आप ना वो करवाएं, आप बाहर से बाई करें। अब TCP के पास पैसे तो होते नहीं होते, ये क्या करते हैं, ये फिर बैंकों से कर्जा लेते हैं कि अब हम हमें लोन दें। बैंक इनको किस पे लोन देते हैं? कमर्शियल लोन होते हैं इनके। ये कहते हैं हमें 3 महीने के लिए दे दें, 6 महीने के लिए दे दें। जो ही चीज़ें आ जाएंगी हम सूबों को, या यूटिलिटी कॉरपोरेशन है, पास्को है, AJK है, KPK है, बलोचिस्तान, सिंध और इदारे स्ट्रेटिजिक हमारे जो इंपॉर्टेंट इदारे हैं उनके लिए जब वो आ जाते होते हैं, अब सूद लग रहा है, ज़रा जहन में रखें कि आपने उधार लिया हुआ है, बैंकों से उधार लिया, आपके पास तो TCP को हुकूमत ने पैसे तो नहीं दिए। उसके बाद क्या होता है, जब पेमेंट का टाइम आता है तो ये इदारे जो है पेमेंट नहीं करते। जब पेमेंट नहीं करते, आपका सूद दर सूद जो है ना आपका लगता रहता है। आज उन्होंने बताया वेरी शॉकिंग फिगर कि आपका पैसा जा कहाँ पे रहा है। बैंकों ने अन्नी मचाई हुई और इतना पैसा कमा रहे हैं सूद के नाम पे, मार्केट के नाम पे। आज उन्होंने ये बताया कि टोटल इस वक्त जो आपके 13 के करीब इदारे हैं, उन इदारों का जो आपने टोटल इनको पैसे TCP को देने और TCP ने बैंकों को देने, जिस पे सूद लग रहा है, जो उन्होंने आज कहा है $6 लाख रोज़ाना का, मतलब इक्वलेंट मैं बता रहा हूँ, अगर आप उसको लें तो $6 लाख एक दिन का आप दे रहे। 30 के साथ इसको ज़रा दे लें कि कितने लाख डॉलर्स आपके महीने के बनते, साल पे चले जाएं। वो ये कहते तकरीबन यहाँ पे
वो कहते हैं 260 बिलियन रुपीस जो है ना इन्होंने बैंकों का देना है। अब इसमें सुने ज़रा, 105 बिलियन आपका वो है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है जो कर्जा लिया था, 105 अरब। अगर आप दे देते तो आप पे पैसे नहीं पड़ने थे, पेनल्टीज कम पड़नी थी। उसमें से इस 105 पे 100 आपका 53 बिलियन रुपीस आपका ये सूद है जो आप अदा कर रहे हैं। असल से भी आपके तकरीबन कोई 50 उस पे कह लें वो ज़्यादा जो है ना अरब आप सूद आप दे रहे हैं, असल पे से भी ज़्यादा दे रहे हैं। सो डेली का वो ये कह रहे हैं कि जनाब के आपकी ये हुकूमत पाकिस्तान जो है, टीसीपी जो है, जो सारा पैसा आपसे इकट्ठा करते हैं, पेट्रोल पे इकट्ठा करते हैं, ये गैस पे इकट्ठा करते हैं, ये जनाब आपको सीएनजी पे इकट्ठा करते हैं, डीजल पे इकट्ठा करते हैं, टैक्सेस लगाए जाते हैं, आज बिजली की कीमतें बढ़ गई, गैस की चल रही, ये सारे पैसे मिला मिलू के अल्टीमेटली व्हाट यू डू इज़ कि आप रोज़ाना का $6 लाख डेली, ये मजाक की बात नहीं है, 6 लाख को ज़रा आप ज़रब देंगे रोज़ाना के कितने पैसे बनते हैं आपके, तकरीबन मेरे को 280-85 रुपए का डॉलर है, ज़रा ज़रब दें इसको, सीधा सीधा कितने तक जाता है ये सारा, ये पैसा दे रहे हैं। अच्छा, फिर इसमें एक उन्होंने इदारे का बताया, उसका नाम लेना बड़ा ज़रूरी है, आई वॉज इम्प्रेस्ड। उन्होंने कहा जनाब सिर्फ पास्को वहद इदारा है, पास्को, कि जो हमें बिल्कुल टाइम पे वो दे देता है, हम उनके लिए अगर गंदम मंगवाएं, वीट मंगवाएं, उनको दें तो कुछ दिनों बाद हमें दे दे, वहद पास्को है, जिसकी वजह से हमें सूद जो है ना इतना ज़्यादा नहीं पड़ता। जो बाकी इसमें जनाब यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन का सबसे ज़्यादा है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ फूड और आपकी ये है उनका 104 बिलियन के करीब है, फिर पास्को का वो बता रहे थे बहुत थोड़े पैसे, उन्होंने कहा यहाँ पे गलत फिगर है, तो बता रहे थे कि पास्को के ज़्यादा पैसे। अच्छा, सिंध फूड डिपार्टमेंट है, इन्होंने जनाब इनके पैसे देने हैं, तकरीबन 8 अरब इनका देना है। पंजाब फूड डिपार्टमेंट है, इन्होंने 13 बिलियन का इनका है। KPK फूड डिपार्टमेंट है, इनका तकरीबन 10 बनता है। अच्छा, बलूचिस्तान वाले हैं, 7 अरब इनका है। फिर इसके बाद आपकी GB गिलगित बल्तिस्तान का है, 5 अरब है। फिर AJ की हुकूमत है, 1.6 बिलियन है। फिर इसके बाद जो हमारे स्ट्रेटेजिक हमारे इदारे हैं उनके पैसे बनते हैं कोई तकरीबन 1.2 बिलियन। फिर पाकिस्तान नेवी का है 173 मिलियन है। फिर इसके बाद अगर मिनिस्ट्री ऑफ अगर इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन वगैरह आ जाती है, वो जिनको शुगर देते हैं, सो वो हमारे इदारों की दाद दें कि टाइम पे पेमेंट करने की बजाय, उनको देने की बजाय जो आपने देने हैं 5 बिलियन रुपीस आपने देना है और उस पर आप 153 बिलियन आप सूद दे रहे हैं। इससे इस मुल्क की हालत देख लें, इस मुल्क को चलाने वालों की हालत देख लें, हमारे पॉलिसीज मेकर का देख लें, इनको इस मुल्क के साथ कितनी हमदर्दी है। और सेनेटर आज वाकई चीख पड़े। और मुझे मिर्ज़ा वो अफरीदी साहब हैं मत से, और भी उसमें अब्दुल कादिर सेनेटर साहब हैं, वो भी थे, और भी उसमें अगर बैठे हुए थे बहुत सारे अच्छे सेनेटर, अच्छी उसमें करते हैं, वो हो गई बहराम साहबा जो हैं, पलवशा बहराम साहबा थी। तो वो सारे जो हैं इस पर बात की। और स्पेशली मैं कहता हूँ जो मिर्ज़ा साहब नहीं सारे ये हो गए, उसमें अफरीदी साहब जो सेनेटर हैं, वो सब इस पे हैरान परेशान थे, चेयरमैन कमेटी के, कि ये इतना बड़ा दिल है इस मुल्क का पॉलिसी मेकर्स का कि बैठ के रोज़ाना का $6 लाख डेली का आप दे रहे हो। पैसे पता कब के हैं ये? बाज़ पैसे स्टॉक अप हुए हैं 2004 के बैंकों से कर्जा लिया था आपने, बाज़ 2006 के हैं, बाज़ 2016 के हैं। ये जो पैसे बता रहे हैं आपको सारे, ये जो फिगर दिए गए, सो जनाब वो कहते हैं ना, अब इस पे ये जो इन इदारों में बैठे हुए लोग हैं वो कहें हमारे पास पैसे नहीं है, और पैसे नहीं है तो आप जो अच्छा सेल कर दे, सवाल उठा के पैसा जाता किधर है? अब वही गंदम बाहर से है, ये बैंकों से लिए आगे आपने सूबों को दिए, सूबों ने आगे मिलों को दी होगी, मिलों ने या यूटिलिटी स्टोर को दी होगी, उन्होंने बेची होगी। वो जो कहते हैं हुकूमत ले आती है सब्सिडीज़। अब जो इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है, सूबे हैं वो गंदम ले लेंगे, चीनी ले लेंगे, दालें ले लेंगे इनसे, लेकिन पेमेंट नहीं करेंगे कि वो जी हम देख रहे हैं ये जो ये हुकूमत ने सब्सिडी उसने आके अनाउंस की थी फेडरल हुकूमत ने, तो वो देगी आगे उसमें देंगे। तो सब्सिडी जो होती है, आटा मुफ्त मिल रहा है आपको, सब्सिडाइज मिल रहा है, वो सब्सिडाइज कोई चीज़ नहीं होती, मुफ्त कोई नहीं होती। आपका सर्कुलर डेट जो है ना इंक्रीज। एक और चीज़ का इंकशाफ हुआ आज, अगेन बड़ा दुख हुआ, इस मुल्क का जो NFC अवार्ड होता है, नेशनल फाइनेंस कमीशन, जो सूबों को पैसे जाता है 4000 अरब, बल्कि 4100 अरब सूबों को मिलता है बजट में से। इस वक्त बजट के मुताबिक ये तकरीबन 4000 अरब या 3900 कर लें टू बी एग्जैक्ट, सूद जो है ना अब हर साल अपने कर्जों पे दे रहे हैं। सूद 4100 या उसमें अरब जो है वो NFC सूबों को मिलता है। उसके अगेंस्ट अब 2 मद्दों में पैसे पूरे हो गए ना आपके, आपको तो टैक्स इतना नहीं होता, बाकी छोड़ दें, PSDB छोड़ दें, अब डिफेंस छोड़ दें, सोशल आप उस सेक्टर छोड़ दें, तनख्वाहें छोड़ दें। वो कहते हैं गंजी नहाएगी क्या नचोड़ेगी क्या, कि 3900 बिलियन आप सूद के पैसे दे रहे हैं इंटरनली तौर पर, जब बाहर वाले दे रहे हैं।
आज पता चले डॉलर $6 लाख जो अलहदा से दे रहे हैं, $5 लाख आप तो उनको क्लास दे रहे साहब जो इतने मुल्क के फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं और इतनी मोटी मोटी तनख्वाहें, इतने प्रोटोकॉल्स ले रहे हैं और कब से मुल्कों के, इस मुल्क के जो सीनियर ओहदे हैं उस पर फाइज हैं, उनको क्यों नहीं कोई पूछता कि ये किस किस्म के फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं जो ये इस तरह के फिर फैक्ट्स एंड फिगर सामने आते ये हैं? कौम दीवानी नहीं है 3 हिस्सों में बादशाह। वो एक इमरान खान साहब के बहुत बड़े हामी हैं, एक नवाज शरीफ साहब के दीवाने हैं, उधर से जरदारी साहब हैं, और कहीं से तो शुरू करेंगे ना। नहीं करेंगे ये वाले है ना, इनके अपने अब ये अफोर्ड कर अच्छा, सकते कमेटी थे। में क्या डिस्कस हुआ कि वे फॉरवर्ड क्या है? कोई अब भी ये फॉर्म- तमाम वो ये कहते थे हुकूमत पैसे दे इनके, वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, तो बैंकों को मिलते रहेंगे रोज के। मैं आपको बता रहा हूँ 105 बिलियन रुपीस का कर्जा है, प्रिंसिपल अमाउंट 105, उस पर 153 बिलियन का सूद है। कोई इनके पास मतलब वो कमेटी वाले रिकमेंडेशन भेज सकते। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा, करेंगे नहीं इसी की, ये जो फाइनेंस कमेटी के हमारे मेंबर हैं प्राइम मिनिस्टर, मेरी एक सजेशन मैं दे सकता हूँ, अगर कोई इस मुल्क के साथ कोई वजीर आज़म सिंसियर है, आई होप एवरी वन इज, अनवारुल हक काकड़ साहब की रिवायत शुरू करनी चाहिए। ये खुद सेनेटर हैं, खुद ये जाते रहे कमेटीज़ के मेंबर और बड़े इनके धुआंधार किस्म की डिबेट करते थे, बड़ा अच्छा बोलते थे कमेटीज़ में। इनको कमेटीज़ मीटिंग में 2 घंटे निकाल के जाना चाहिए, ऐसी कमेटीज़ में आना चाहिए। इनको पता हो ये फैसले इनके एंड पे होने, कल को नवाज शरीफ के एंड पे होने, इमरान खान के एंड पे होने, बिलावल के एंड पे होने, कि आप कमेटीज़ में, मैं कहता हूँ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को इस कमेटी में बैठना चाहिए था कि मेरे मुल्क का $6 लाख रोजाना का हम दे रहे हैं और पैसे हम नहीं दे रहे, बैंक से पैसे कमा रहे हैं। अगर इस मुल्क के मसाइल हल करने लोगों को बड़ी अजीब सी लगेगी। इस मुल्क के वजीर आजम को चंद अहम कमेटीज़ के जब इजलास हो, महीने बाद हो, 15 दिन, इनको उनमें बैठना चाहिए, इनको सुनना चाहिए, ये मसाइल देखने चाहिए और बहुत सारे मसाइल वहाँ पे हल हो सकते हैं। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर कहेगा मेरी शान के खिलाफ है, मैं अब कमेटी मीटिंग में जाकर बैठूं और ये तकरीरें सुनूं और बातें सुनूं। बहरहाल जनाब, ये कौम जाने और कौम के लीडर जाने जिनके लिए लड़ने मरने को तैयार है पूरी कौम। ठीक है क्लास साहब, इसी नोट पे इख्तिताम करेंगे। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।